नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज बात करेंगे देश की सुरक्षा को लेकर। देश की सुरक्षा पर घुसपैठ का मंडराता खतरा अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। अवैध घुसपैठ न केवल हमारी अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर बोझ डाल रही है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। अब अवैध घुसपैठ केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे अपने लोगों के रोजगार और आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी पर भी सीधा अटैक है। सीमित संसाधन पर बढ़ते दबाव के कारण स्थानीय युवाओं से रोजगार के अवसर छीन रहे हैं और वहीं कई क्षेत्रों में तेजी से बदलती डेमोग्राफी सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन बिगाड़ रही है। दुनिया भर में इसके घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में स्पेन का उदाहरण हमारे सामने है, जहां सेउटा इलाके में समुद्री सीमा के रास्ते करीब 60,000 घुसपैठिए एक साथ तटवर्ती क्षेत्र में घुस आए थे। आपको याद होगा, यह स्पेन के लिए बेहद असाधारण और नियंत्रण से बाहर होता संकट बन गया था। करीब 60,000 लोग, यानी सेउटा की सामान्य आबादी का 70% के बराबर, एक साथ सीमा पार कर गए। इतना ही नहीं, सीमा पर घुसपैठियों के दुस्साहस का ताजा मामला पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर पर भी देखने को मिला, जहां बांग्लादेशी उपद्रवियों ने भारतीय सीमा में घुसकर हमारे 2 किसानों का अपहरण कर लिया। बाद में बीएसएफ और बीजीबी के बीच इमरजेंसी फ्लैग मीटिंग के बाद किसानों की रिहाई संभव हो सकी। भारत को इस घटनाओं से बड़ा सबक लेने की जरूरत है। देश की जनसांख्यिकी और सुरक्षा को बचाने के लिए भारत को हर हाल में घुसपैठ मुक्त बनाना होगा। और इसी मुद्दे पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज ने जो सर्वे किया, उस पर जनता ने आंकड़ों के जरिए क्या कुछ रिएक्ट किया है और कितनी जानकारी जनता के पास है। पहला सवाल हमने पूछा, क्या अवैध घुसपैठ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, ये सवाल हमने पूछा, इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है, फटाफट से आपको स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। ऑप्शन है हाँ, बहुत बड़ा खतरा। 78% लोगों ने माना। नहीं, बड़ा खतरा नहीं है, केवल 10% लोगों ने माना। और भी बड़े मुद्दे हैं, उस पर विचार करें, 11% लोगों ने कहा। और ऑप्शन सी लास्ट, कह नहीं सकते, केवल 1%। यानी कि सर्वे में ये पहला सवाल हमने पूछा। अब चलिए मूव ऑन करते हैं सर्वे के सवाल नंबर 2 पर। स्पेन में समुद्री सीमा पर घुसपैठियों के कब्जे की घटना से भारत को क्या सीखना चाहिए? ऑप्शन ए, तटीय और सीमा सुरक्षा सख्त हो, 40% लोगों ने हामी भरी है। तुरंत सख्त नीतियां बने, 21% लोगों ने कहा। अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, 38% लोगों ने कहा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, कोई सबक की जरूरत नहीं है, केवल 1% लोगों ने हामी भरी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमने पूछा कि देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? देशव्यापी पहचान अभियान 12%, सीमा पर तारबंदी और निगरानी 20%, सख्त कानूनी कार्रवाई 32%, सबसे पहले पड़ोसी घुसपैठियों की पहचान करें 36% लोगों ने आंकड़ों के जरिए ये हमें बताया है। चलिए एक और सवाल हमने पूछा, क्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ से मूल नागरिकों के रोजगार, डेमोग्राफी पर खतरनाक असर पड़ता है? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा। इस पर देखिए जनता ने क्या कुछ समझा। हाँ, बहुत गहरा असर 79%, 79। थोड़ा बहुत असर 16%, बिल्कुल असर नहीं है 3%, और नहीं जानते इस बारे में 2% लोगों ने हामी भरी है। ये सर्वे में हमने 4 सवाल पूछे। और एक और सवाल हमने पूछा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी जैसी प्रक्रिया कितनी अहम है? ऑप्शन ए, देश भर में एनआरसी बेहद जरूरी है, 81% लोगों ने हामी भरी है। ऑप्शन बी, केवल सीमावर्ती राज्यों में एनआरसी करानी चाहिए, 10%, अभी जरूरी नहीं है, 6% लोगों ने कहा। और कहा नहीं जा सकते हैं, 3% लोगों ने कहा। ये रहे इंडिया न्यूज के सर्वे कि घुसपैठ को लेकर आखिर क्या कुछ गवर्नमेंट को, यानी सरकार को यहां पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा सेउटा में जो हुआ, 60,000 घुसपैठिए जो है वो अचानक से समुद्री रास्ते से आए। इनमें तमाम घुसपैठियों की मौत भी हुई थी आनन फानन में। और जो हो रहा है उससे भारत को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा था कि बंगाल की बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ हो रहा है। 2 किसानों को भी वहां पर जबरन ये पकड़ा गया। और अब बता दें आपको, अवैध घुसपैठ को लेकर सरकारें सख्त होती नजर आ रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है पश्चिम बंगाल सरकार, यानी मैं बात कर रही हूं शुवेंदु अधिकारी की, जो बतौर अभी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया। अब दर्शकों, असम में भी घुसपैठ पर नियंत्रण हिमंता बिश्वा शर्मा ने लगाकर रखे हुए हैं। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर घुसपैठ पर काम हो रहा है। और बेहद खास मेहमान
मेरे इस डिबेट पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं कराना चाहूंगी दो खास मेहमानों का। महेश सचदेव सर पूर्व राजनयिक हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और मनन द्विवेदी सर विदेश मामलों के जानकार है, फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी मेरे साथ है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। और महेश सर, पहला रुख मैं आपका करना चाहूंगी सर। देखिए, आंकड़े हमने पेश कर दिए, जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया, आप कैसे देख रहे हैं सेउटा में जो हुआ? क्या उससे भारत सरकार को सीखना चाहिए कि घुसपैठ को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाने का सभी राज्यों में जरूरत है? क्या कहेंगे? धन्यवाद। मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है जी। और देश हित इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ। और पर शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि मध्य पूर्व के एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं सियोटा में जो हुआ है उसको अलग देखता हूँ, और भारत में जो हो रहा है उसका कुछ उसके ऊपर ओवरलैप है, पर ऐसा नहीं है ठीक है। कि इससे इसको पूरी तरह से भारत के ऊपर लागू किया जा सकता हाँ। है। ये सब आर्थिक कारणों से स्वेटा में जाते हैं, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन जाना चाहते हैं, और मोरक्को के मुकाबले में यूरोपियन यूनियन में प्रति व्यक्ति की आय 10-20 गुना ज्यादा है। और खास तौर पे निचले स्तर पर जो इनकम मोरक्को या अफ्रीका में होती है, वो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में निचले स्तर की इनकम से काफी गुना, इससे भी कई गुना ज्यादा होगी। पर जिस चीज को मैं जोड़ता हूँ भारत से, वो जो अफ्रीका से मध्य पूर्व सागर को लेकर के, मेडिटेरेनियन सी को लेकर के जो एक लगातार समुद्र के रास्ते जो गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके बारे में जो जो भी कहा जाए वो भारत पर लागू हो सकता है। इस इधर अगर भारत की तरफ रुख करें तो कुछ सांख्यिकी जो है वो ये बताती हैं कि भारत में गैर कानूनी बांग्लादेशियों का जो की तादाद करीब 2 करोड़ मानी जाती है, और ये भारत के बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए राज्यों तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत दूर तक, गुजरात और दिल्ली और कहाँ कहाँ तक ये लोग, बेंगलोर तक ये लोग जुड़े हुए हैं। और इस तरह का फैलाव एक संगठित तरीके से किया जा रहा है, जिसके पीछे गैंग हैं जो कि इनको बॉर्डर से पार कराते हैं, और फिर वहां से इनको आधार कार्ड वगैरह दे करके भारतीय नागरिकता की एक तरह से पहचान बना देते हैं, और इनको रोजगार दिलाते हैं, जो कि भारतीयों के लिए एक अवसर छीन करके इनके लिए दिए जाते हैं। अगर सांख्यिकी की तौर से दूसरी अपरोक्ष रूप से देखा जाए तो बांग्लादेश में आबादी स्थिर है, जबकि भारत में आबादी अभी तक 2% के आसपास प्रति वर्ष बढ़ रही है। और इसका एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि बांग्लादेश से अवैध तौर पर भारत को जो लोग आते हैं वो उसमें से घटा दिए जाते हैं, और बांग्लादेश की आबादी में जन्म दर वगैरह में कोई खास भारत के मुकाबले में परिवर्तन नहीं है। जी। लेकिन वहाँ के लोग एक तरह से स्थिर आबादी के हैं, और भारत जो आ गए हैं, जो वहाँ पर रोजगार नहीं पा सकते, जो जो किसान हैं, जो कि बंधुआ मजदूर हैं, ऐसे लोग आकर के भारत में घुसपैठ करते हैं। नेपाल के लोगों को भारत में आने आकर काम करने की आज़ादी है, लेकिन वो भी एक बड़ा आंकड़ा है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। भारत इतना धनी देश नहीं है कि वो किसी बगल के देश को मित्रता के आधार पर भारत आने की अनुमति दे। रोहिंग्या जो रिफ्यूजी हैं, उनका तादाद एक तरह से कहा गया था कि आईएसआई के द्वारा संगठित तरीके से उनको भारत में घुसेड़ा जा रहा है, और एक और 3000 किलोमीटर दूर रोहिंग्या से वो चिटगांव से वो जम्मू में पहुंच गए हैं। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। तो ये सब एक बड़ा व्यापक
अभियान मालूम पड़ता है। जी। और इसको रोकने के लिए भारत को लामबंद होना होगा ठीक है। और भारत को इस तरह से काम करना होगा कि इसको इनको वापस भेजा जाए ये और आगे आने के लिए रोक लगाई जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं अब और सख्त हो जाना चाहिए घुसपैठ के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये डेमोग्राफिक चेंज ही नहीं, संसाधनों पर भी हमारे खतरा है। डॉक्टर मनन द्विवेदी सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप याद कीजिए सर कि कहीं ना कहीं बंगाल से बेंगलोर तक घुसपैठियों को बसाने का काम शहाबुद्दीन मंडल नाम का एक युवक कर रहा था, जिसके पीछे अब एनआईए जांच कर रही है इसका मॉड्यूल कहां तक फैला है और कहां से इसको फंडिंग है। सर याद कीजिए, एनआईए नहीं, अब कहीं ना कहीं राज्यों में भी इसको लेकर अलर्ट है। कैसे देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को घुसपैठ से जुड़े, और क्या आप भी मानते हैं कि अब और सख्ती पेश करना चाहिए हर राज्य की सरकार को और तमाम यहां पर भारत सरकार के आला अधिकारियों को भी? क्या कहेंगे? ये जो राजू साहब ने बोला वो उनका प्रैक्टिकल अनुभव है और उससे हमें सीखें तो बहुत अच्छी बात है। और उसी के कंटिन्यूएशन में ये कहना चाहूंगा कि जो इन्फिल्ट्रेशन है और इनकर्जन है, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा रह चुके हैं। अगर हम घुसपैठ की बात करें तो हम ये पाएंगे कि दो तरह की मोटा मोटी अवधारणाओं में हम इन्हें बदल सकते हैं। मैं एक एकेडमिक हूं तो वही बात करूंगा। तो पहली तो ये कि मिलिट्री और सिक्योरिटी इन्फिल्ट्रेशन जो हम बांग्लादेश में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं और वेस्टर्न फ्रंट में बहुत बड़े नंबर पे भी देखते हैं। कभी कभी जब बर्फबारी हो जाती है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लेह लद्दाख के क्षेत्रों में, और राजस्थान में भी ये होता है और कच्छ में भी ये होता है जी। तो कहने का मतलब है कि सामरिक दृष्टि से और मिलिट्री की दृष्टि से भी हम देखें तो हम पाएंगे कि घुसपैठ हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान ऑपरेट करता है आईएसआई के थ्रू और जेईएम और एलईटी के थ्रू। ये लोग भारत में आकर इंस्टेबिलिटी लाते हैं। तो पहली बात तो ये, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो मेनेस है, जो खतरा है, वो हमारे सिर पे, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी मिलिट्री, हमारी बहुत करेजियस और वेल इक्विप्ड मिलिट्री के ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, लायबिलिटी की तरह छोड़ दिया जाता है। दूसरी, अगर हम बात करें घुसपैठ की, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इसके बहुत ज्यादा मायने होते हैं, जैसा कि पहले आपने भी बात बोली और नाइक साहब ने भी बोली। तो उसमें हम ये पाएंगे कि मुझे याद आता है 2014-15 का वो समा जब हर अच्छी चीज का विरोध किया जाने लगा था भारत में। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं भी इन्वॉल्व हुआ इन चीजों में, अखबार पढ़ा और लेक्चर दिए आईपीए में। तो आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के ऊपर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली गई और जो बातचीत अब एसआईआर के बारे में खेली जा रही है, वही 2015, 16, 17 में जब यूआईडी सिस्टम पहली बार भारत में लगाने का प्रयास किया और बड़ा सक्सेसफुल और सफलतापूर्वक ये किया गया आगे 2017-18 तक। तो कहने का मतलब ये है कि इनका पूरा एक सब टेरेनियन सिस्टम है। दलाल होते हैं जो कहीं ना कहीं मिले रहते हैं सिस्टम से। तो इन सब चीजों के चलते डेमोग्राफिक चेंज की बात होती है, वोटिंग राइट्स की बात होती है। तो कहने का मतलब है एक तो मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिट्री घुसपैठ होती है, हाँ। और एक इकोनॉमिक घुसपैठ होती है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का मेंबर नहीं है जो 1951 में लाया गया था। पर अगर हम हमारे सिटीजनशिप एक्ट को देखें 1955 के, तो उसमें पाएंगे कि सॉवरेनिटी, जर्म, नेचुरलाइजेशन, ये ऐसे कई कारण और प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं जिसके चलते अधिकारी गण और हमारी अथॉरिटी ये पता लगा सकती है कि कहीं ये बांग्लादेशी स्पाई तो नहीं है, कहीं ये पाकिस्तानी स्पाई तो नहीं है जो ठेठ मुंबई तक, जयपुर तक और लखनऊ तक आके काम कर रहा है या किसी तरीके की गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में। तो ये कुछ बातें मेरे जहन में थी तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक है सर, रहिए हमारे साथ। महेश सर, देखिए आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। सर देखिए,
डिप्लोमेट के तौर पर आपने कितना बड़ा बदलाव देखा अब तक से जो चला आ रहा है कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर हमने देखा कि भारत सरकार ने सख्ती बरती है और अब राज्य सरकारें जहां ज्यादा एक्टिव है, आप याद कीजिए पश्चिम बंगाल, असम, इन तमाम राज्यों में तेजी से घुसपैठ के मुद्दे को उठाया जा रहा है, उभारा जा रहा है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। सर, कितना बड़ा बदलाव आपने महसूस किया और किस तरीके से ये बहुत बड़ा खतरा आगे आने वाले समय में बन सकता है? सवाल जायज है और इसको पहले एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना होगा। आपने पाया है कि ट्रम्प साहब की जो नीतियां हैं उसमें विदेशों से गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोगों के बारे में सख्ती का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है और उनको इस बारे में इससे काफी लोकप्रियता मिली है, क्योंकि उनका जो मागा बेस है वो ऐसे लोगों से त्रस्त है क्योंकि वे उनके जॉब्स लेते हैं। और इसी तरह से यूरोपियन यूनियन में भी जिस तरह से इस्लाम को लेकर के मुसलमानों की तादाद बढ़ी है उससे राइट विंगर्स को बड़ी सफलता मिली है चुनाव में उसकी प्रतिक्रिया से। और इटली से लेकर के नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन तक राइट विंग की सरकारें हैं जो कि आव्रजन के ऊपर बहुत सख्ती कर रही हैं। और इसके बाद अगर आते हैं तो मध्य पूर्व में भी ईरान के युद्ध ने ये दिखा दिया है कि विदेशी लोगों की जो वहाँ पर बहुलता है कई देशों में, यूएई में लोकल लोग सिर्फ 10% हैं, बाकी 90% विदेशी हैं। तो इसी तरह से सऊदी, बहरीन, कुवैत वगैरह में भी उन लोगों को विदेशियों द्वारा एकदम से सबमर्ज करने की जो एक भय लग रहा है उसको लेकर के जैसे ही लड़ाई खत्म होगी मेरे ख्याल से इस बारे में काफी बदलाव आने की बात है। अब भारत की तरफ अगर आते हैं तो भारत की सरकार ने अब इस बारे में काफी दृढ़ता जाहिर की है और जिस तरह से नागरिकता बदलने के कानून जो देश के पड़ोसियों के बारे में लाए गए हैं उनमें जो उनकी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको आने के लिए कुछ राहत दी गई है, लेकिन बहुसंख्यकों को वहां से भारत में आने की इजाजत नहीं, उनको नागरिकता मिलने की जो परिवर्तन करने की जो है संभावना कम कर दी गई। उसी तरह से जिस तरह से आपने जिक्र किया जनसंख्या का एक तरह से छांटा जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसके पास प्रमाण है कि वो भारत के नागरिक जन्मजात तरीके से हैं। और जो भारत के मुख्य राज्य बांग्लादेश को पेश करते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो, इनमें खास तौर पर गैर कानूनी आव्रजन को लेकर के चिंताओं का दोहन सरकार बीजेपी ने किया है और उनका प्रतिनिधित्व किया है ऐसे लोगों का जो कि इस बारे में चिंतित हैं और उनको समर्थन मिला है और इस समर्थन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि शायद जो लोग आ गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी विदेशों से आकर के रह रहे हैं उनको निकालना इतना आसान न होगा, लेकिन जिस तरह से सख्ती की जाने लगी है उससे भविष्य के लिए ये एक तरह से लोगों में भय हो जाएगा पड़ोस के देशों में कि अगर गए और पकड़े गए तो बुरा हाल हो सकता है। बिल्कुल। और इसको लेकर के मेरे ख्याल से और सख्ती की आवश्यकता है और जिस तरह से जनगणना इस बार होने में देरी हुई है उसको जल्दी से निपटाया जाए और उसके बाद फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि जनगणना में जो वृद्धि हुई है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादा हुई है और धर्म के हिसाब से कैसा इसमें परिवर्तन आया है, उन सब से थोड़े और सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकेगा
और इस बारे में ठीक है। एक तथ्य ज्यादा मिल सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनन सर, देखिए साफ तौर पर महेश सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घुसपैठ एक बार हो जाता है तो उसको सिरे से खारिज करना सरकार तब तक नहीं करती है जब तक घुसपैठ से पूरी तरीके से निपटा ना आ जा सके। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सरकार ने धीमी घुसपैठ को नकार दिया है और अभी अभी बात की जा रही है गृह मंत्री और राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक भी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर हुई है। अब ऐसे में सर सरकार की सख्ती तो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्या लगता है आखिर किस तरीके से सरकार काम करे ताकि आने वाले समय में एक तरफ चीन का दावा, एक तरफ बांग्लादेश का दावा, ये सिरे से खारिज हो पाए? क्या कहेंगे? चाहूंगा कि सितंबर 2024 में, अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर जी। मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा, जी सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक प्रिंसिपल होता है नॉन रिफुलमेंट का, इंटरनेशनल लॉ में। एक बार आप चेक करना, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी 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 सर बताइए। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है महेश सर, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। सर देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री यहां पर अमित शाह और राजनाथ सिंह की बैठक भी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर हो रही है, क्या लगता है सरकार कितनी सख्त है इसको लेकर? सर महेश सर। जी, आवाज मुझे भी नहीं आई आपकी, थोड़ी बीच का जो वाक्य था उसको दोबारा कहें तो मैं दोबारा से बात कर सकता हूँ। सर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की बैठक भी घुसपैठ को लेकर हो रही थी और सरकार ने साफ तौर पर सिरे से खारिज कर दी कि कोई धीमी घुसपैठ देश के अंदर नहीं है। कि कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, इस बारे में जहाँ देश की सरकार है वो तो ये ही कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनकी वॉच में, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखना होगा। और ऐसी अफवाहें लगातार आती रही हैं कि बीएसएफ और स्टेट पुलिस जो बॉर्डर पर है वो उसमें भ्रष्टाचार की कमी नहीं है और वो पैसा लेकर के लोगों को आने देते हैं। और ये जो घुसपैठियों के जो आपने दल बताए हैं जो कि उनको दलाली करते हैं, वो लोग इस बारे में सक्रिय रहते हैं। और मेरे ख्याल से इस तरफ भी काफी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक तरह का तंत्र वहां पर लगाया जाए जो कि इन सब घूसखोरों से बच सके और उनसे प्रभावित न हो। ठीक है सर, एक छोटा सवाल मैं डॉक्टर मनन सर से लेना चाहूंगी। सर एक तरफ चीन के द्वारा भी लगातार घुसपैठ की साजिश को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है, जहां साफ तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे इस दावे को लेकर? अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर अब आ रही है जी। हाँ, मैं बहुत छोटे रूप में ब्रीफ तरीके से अपनी बात रखूंगा। अगर हम देखें चीन के हिसाब से तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश को वो जिस गलत तरीके से सदर्न तिब्बत कहते हैं वहां पर अपनी रोड्स, अपनी एयर स्ट्रिप्स, अपने हाईवेज, अपनी रेलवे लाइंस बना लिए हैं। और सबसे इनोवेटिव तरीका और धोखाधड़ी का सटरफ्यूज का तरीका जो उन्होंने अपनाया है वो है विलेज डेवलपमेंट का। मतलब आर्टिफिशियल विलेज, जैसे कि वो टेस्टिंग के लिए और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ही बनाए गए हों, ऐसे स्थापित किए हैं चीन ने। और भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल सरकार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी सरकार इसको लेकर क्या कुछ सख्त कार्रवाई आगे करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।